हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 105 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। भारत का इतिहास पार्ट 3 आपके बुक का नाम है। दिसंबर 2024 का हम आज क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, और मैं जो है ऐसे ही कराता हूँ हमेशा क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने एग्जाम डेट के साथ में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको बना दूँ। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस तो नहीं कर पाया मैं जल्दी जल्दी में। अगर आप बोलेंगे तो और खो जाएंगे। बाकी मैं पहले देखना चाहता हूँ कि कितना रश है वीडियो पे, देखने वाले कितने लोग हैं, ताकि ज़्यादा हो सके तो उन लोगों की हेल्प की जाए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इनमें क्या है, मैं क्या कराता हूँ बेसिकली कि क्वेश्चन के वो पॉइंट्स हैं मैं आपको मैं लिखवाऊंगा आंसर्स के रूप में। इनको आपको बस एग्जाम में याद करके जाना है और इनका बस आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। बस आपका इतना काम रह जाएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको एक ही चीज़ें। सबसे पहले क्वेश्चन आपने देख ही लिया है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत को समझने के स्रोत के रूप में जीव जो जीवनियाँ हैं, जो जीव विज्ञानी आए, मतलब जो भी लोग वहाँ पे आते थे, जैसे कि राजदूत बन के आए हैं किसी और देश से, है ना, और चरित्रों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। शायद प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, पर सॉरी, मुझे माफ़ करना। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो ये लोग बेसिकली क्या कह रहा है कि पहले के ज़माने में जो कुछ लोग होते थे जो राजा के दरबार में आते थे, और जो राइटर्स बेसिकली होते थे वहाँ पे, तो राइटर्स जो थे वो क्या करते थे, कहीं और से आके, जैसे कि चाइना से भारत में कुछ लोग आए हैं। ठीक है, और वो राइटिंग करने के लिए आए हैं, भारत के बारे में लिखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। तो वो लोग ये काम करते थे कि भारत के बारे में जान के लिखते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या था, उनसे क्या हमें फ़ायदा है, और उनकी जो आलोचनाएँ हैं वो करने के लिए कह रहे हैं। उन लोगों की आलोचना भी करनी है, उनका महत्व भी बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस थे। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंस लिखा है, तो वो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मिस की होंगी। आपको लग ही रहा होगा कि इंट्रोडक्शन नहीं है इसमें, और इसमें कंक्लूजन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वो कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। ठीक है, मैं लिख दूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आएगी नहीं, और लोगों का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहली चीज़ है कि शाही दरबारों और राजनीतिक के बारे में जानकारी। उस समय इम्पोर्टेंस में सबसे पहला काम क्या आता है कि अगर वो लोग नहीं आते, वो लोग नहीं लिखते हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारे जो राजा महाराजा थे इनके बारे में, तो कैसे पता चलता हमें उनके बारे में कि उस समय की जो कर प्रणाली थी वो कैसी थी, जाति प्रथा, भेदभाव, उन लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है, कृषि व्यवस्था कैसी थी, राज्य व्यवस्था कैसी थी। तो वो सब चीज़ें जो हमें जानने को मिलती है, वो इन लोगों की वजह से मिलती थी, क्योंकि इन लोगों ने लिखा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अपनी बायोग्राफ़ी में, अपनी स्टोरीज़ में, अपने यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, एक ब्लॉग की तरह, ताकि कि भाई हम वहाँ पे गए थे, देखो ये सब चीज़ें हुई वहाँ पे। उसके अलावा सेकंड है राजनीतिक घटनाओं और व्यक्तियों का विवरण। तो जो भी घटनाएँ हुई होंगी, जैसे कि युद्ध हुए, वो राजा जीता, कभी हारा भी होगा, ठीक है, कभी उसने संधि भी करी होगी किसी राजा के साथ में, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो भी लिखी गई होंगी। वो जो जानने को मिलता है हमें कि भाई ये राजा जीता, इसने इतने इस राजा ने इतने युद्ध जीते, तो वो कैसे पता चलता है? इसी वजह से कि भाई उन्होंने उसके बारे में लिखा, ठीक है, उन लोगों ने। उसके अलावा ऐतिहासिक चेतना का विकास होता है हमें, मतलब अपने इतिहास के बारे में हम समझ पाते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ। जैसे कि अंग्रेज़ लोग हमारे इंडिया में आए और उन्होंने हमें लूटा, तो ये एक चेतना हमारे अंदर है कि भाई वो लोग उन्होंने बहुत गलत किया हमारे हमारे साथ। तो ये चीज़ें जो है एक आती है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं को प्रतिबिंबित करना, यानी कि जो रीति-रिवाज थे, जो जाति प्रथा, लिंग भेद, इन सबको जो है दिखाया गया उन चीज़ों में। हालाँकि बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया, बहुत ही चुपके से बता के निकल गया जो राइटर था, लेकिन बताने की कोशिश तो की उसने। अब उसको भी डर था कि भाई मुझे कोई फांसी ना दे दे राजा महाराजा, तो अगर कोई गलत लिखेगा उसके बारे में तो वो फांसी देगा। ठीक है, उस समय यही सिस्टम था। सच्चाई तो बोल ही सकते थे आप लोग, तो ये है। उसके अलावा ऐसी एक आलोचना कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये हम आलोचना ये कर सकते हैं कि वो पक्षपात था। वो जो व्यक्ति जो किया उसने, वो पक्षपात के रूप में उसने जो है यात्रा वृत्तांत लिखे, उस राजा के पक्ष में लिखे उसने, ठीक है? अब वो चाहे सच लिख रहा है या गलत लिख रहा है, उससे डिपेंड नहीं करता, वो बस उस व राजा के बारे में अच्छा ही लिखेगा, कुछ भी लिखेगा वो। तो ये बेसिकली वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है बेशक, पर उसने ऐसा किया, ठीक है? ये एक एक आलोचना के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड कि भई आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था। किसी भी राजा की बुराई करोगे तो वो तो
आपको मार ही देगा ना, तो इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने उसकी आलोचना नहीं करी होगी। ठीक है, आलोचना के रूप में आप इसको लिख सकते हो। उसके अलावा संरक्षण पर निर्भरता, यानी कि जो राजा मुझे संरक्षण दे रहा है उसी राजा के बारे में मैं अच्छा लिखूंगा, बाकी सबके बारे में बुरा लिखूंगा, तो ये वाली चीज़ें भी थी। अभिजात वर्ग के बारे में तो ना के बराबर लिखा गया है। ठीक है, और जो साहित्य में जो जो भी लिखी हुई चीज़ें होती है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है, कुछ चटपटी चीज़ें हैं। हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि सच्चाई लिखी हो चीज़ों में, है ना? आज न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, बेशक इतने फैक्ट है हमारे पास, तो लेकिन न्यूज़पेपर में भी वो गलत चीज़ें, गलत अखबार में खबरें खबरें जो आती है वो बिल्कुल ही फ्रॉड होती है, मतलब एकदम स्कैम की तरह दिखती है वो हमें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत वंश के उदय का एक नोट लिखना है आपको, कि उनका जो बारी-बारी से जो स्टेज जो थे वो कैसे-कैसे हुआ, उनका जो उदय था वो कैसे-कैसे हुआ। तो उदय जब हुआ तो कैसे हुआ होगा? उदय किसी भी राजा का या किसी भी छोटी-छोटी जो प्रांत होते हैं ना, जो शासन बड़ा होता है धीरे करके छोटे से बड़ा होता है, तो वो कब होता है जब कोई शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है सामने वाली, ठीक है? अब मान के चलो कि जब अशोक थे भारत में राजा, तो उनके समय में कोई भी भारी आक्रमण नहीं हुआ किसी भी तरीके का, कोई भी राजा ने ऐसी हरकत जो है कोशिश नहीं की कि उसे वो हरा पाए, क्योंकि इतनी पावरफुल शक्ति थी वो, है ना? तो मतलब पूरे भारत, अखंड भारत पे जो है उनका एक राज था, द ग्रेट अशोका। तो ये जो राजपूत थे भी तभी आए होंगे जब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बहुत ही कमजोर हो गए राजा महाराजा हमारे इंडिया के, तो ये लोग बाहर से आके हम पे अटैक किया। ये लोग जो है बाहर से बताए जाते हैं कि ये राजपूत जो थे वो बाहर से आके हमारे ऊपर इन्होंने अटैक किया। इस बुक में लिखा हुआ है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, गुप्त हर्ष के बाद सत्ता शून्यता, यानी कि जो दो राज्य थे, एक गुप्त था और एक हर्षवर्धन जो साम्राज्य था। कह रहे कि इन लोगों का जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में इनका जो है विभाजन हो गया, टूट गए ये लोग, जिसकी वजह से जो राजा थे ना, जो बाहर से जो भारी आक्रमण था, उनको प्रोत्साहन मिला आने का, ठीक है? मुगल जो आए वो भी तो ऐसे ही आए, भारत में शक्ति नहीं थी कोई ऐसी बड़ी जो कि भारत को बचा पाए, ऐसे इन आक्रमणों से, तो इसलिए वो लोग जो है हम पे शासन कर पाए। सेकंड चीज़, उत्पत्ति सिद्धांत और पहचान निर्माण, यानी कि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि जो राजपूत है ये विदेशी है, ठीक है? बाहर से आए हुए लोग हैं। बाकी आप लोग पढ़ लेना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है मैंने वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? प्रमुख राजपूत राजवंश उनके क्षेत्र, यानी कि मतलब बहुत सारे राजपूत राजवंश थे, उनके अलग-अलग क्षेत्र थे, जैसे कि गुर्जर है, चौहान है, परिहार है, तोमर है, ठीक है? अलग-अलग राजवंश जो है उनका राजपूत राजवंश है, ये बेसिकली जितने भी आपको बता रहा हूँ। चालुक्यास, चंदेल, ये सारे राजपूत जो है इनके वंशज एक तरीके से आप कह सकते हो, या इनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो कह सकते हो, इनसे मिलके बने हुए, इनसे अलग होके बने हुए जो राजपूत वंशज हैं वो वही है। अगली में सेकंड में क्या हुआ कि सामंतवाद, विकेंद्रीकृत राजनीति, यानी कि जो पावर थी ना वो राजा के हाथ में थी, यानी कि सेंट्रलाइज़ पावर थी। राजा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है? उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता सभा में कि भाई ये गलत कर रहा है, तो वो गला काट देगा वो सीधा, ठीक है? और जो वफ़ादार थे, ये एक चीज़ थी कि जो वफ़ादार लोग होते थे उनको ये लोग गिफ्ट वगैरह दे के सम्मानित वगैरह करते थे, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी दे दी, कुछ ऐसा कुछ दे दिया, तो ऐसा कुछ भी करते थे ये लोग। सांस्कृतिक स्थापत्य संरक्षण, यानी कि राजपूत जो थे वो कला, वास्तुकला, साहित्य के संरक्षक भी थे, ठीक है? मतलब इन लोगों ने काफ़ी संरक्षण भी किया चीज़ों को लेके। आपको फिर क्या करना है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वो देख लेना, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, आपको पता चल जाएगा। 400 लिखा होगा तो 4 पेज लिखना है, 500 लिखा होगा तो 5 पेज, 6 लिखा होगा तो 6 पेज, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में पाल आ रहे हैं अब, ठीक है? अब यहाँ पे हम पालों के बारे में बात करेंगे। पालों की जो राज्य व्यवस्था है, यानी कि पॉलिटिक्स जो थी वो कैसी थी, और जो इनकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या थी, मतलब क्या क्या उन्होंने किस किस राज्य पे शासन किया है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। इतना समझ में आ ही गया होगा कि क्या पूछ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। राज्य व्यवस्था की बात करें तो इनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी कि राजा ही सर्वोपरि था। इनकी भी सेम टू सेम राजपूतों की तरह ही आप समझ सकते हैं। और जो सत्ता का केंद्र था वो राजा था ऑब्वियसली, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है वो भी सलाह देते थे अपनी, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही राजा बोल रहा है, पर सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, बाकी वो माने या ना माने वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? विशेषताओं की बात करें तो वंशानुगत थी। विशेषताओं में जो प्रणाली थी, बेसिकली राजा का बेटा राजा, वो वाली सिस्टम था यहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि जिसके पास स्किल्स है वो राजा बन रहा है, नहीं। केंद्रीकृत प्रशासन था यहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम था सारा, यानी कि जो भी काम था वो राजा के द्वारा किया जा रहा था। साम्राज्य विभाजन जो था वो भी 3 भागों में था। पहला भुक्तिया, ठीक है, विषय और छोटी इकाई मतलब गाँव, उसके अलावा ब्लॉक्स और उसके अलावा बड़ी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे में जो चीज़ें बटी हुई थी, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो पंचायत व्यवस्था है वो ऐसी बटी हुई होती है, वैसे ही वहाँ पे उस समय का सिस्टम था। उसके अलावा सामंती और जमींदारी सरदारी भी थी उस समय, यानी कि जो जमींदार थे उनको काम दिया गया था कि भाई आप टैक्स वसूली करेंगे, इस तरीके की सिस्टम भी था। अधिकारी के रूप में बहुत सारे लोग थे, जैसे कि विदेश मंत्री था एक, इसको महासंधि बोलते थे ये लोग, ठीक है। विग्रही का महासंधि इस तरीके के नाम से जो है पुकारा जाता था किसको, विदेश मंत्री को। दूसरा एक होता राजपूत, मुख्य राजपूत, यानी कि जिसको हम टूडा भी बोलते थे पोल में, ठीक है। कर संग्राहक था, यानी कि जो टैक्स वसूली करता था, इसको बोलते हैं संस्थाधिकृता, ठीक है। और लेखाकार को महाक्षपतालिका, इस तरीके के नाम जो है अजीब अजीब से नाम जो है रखे जाते थे उस समय के लोगों के। और सैन्य कौशल अच्छा था इन इन लोगों का। कृषि अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी थी चीज़ें। व्यापार जो है वो भी जो है इन लोगों ने किया, बाकी और राज्यों से और देशों से व्यापार भी करते थे चौल वंश, ठीक है, पाल वंश, सॉरी चौल, बार बार चौल आता है क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर सा है ना, तो इसलिए दिक्कत होती है। अगला इसी के बारे में लिखा है, पॉल वंश की उपलब्धियां। हमने वहां पे क्या बात किया था लास्ट में, राज्य व्यवस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो उपलब्धियों में सबसे पहला क्या है कि भाई राजनीतिक स्थिरता और विस्तार, यानी कि बंगाल में अराजकता खत्म की गई, यानी कि इनकी पॉलिटी बहुत अच्छी थी और पावर भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने जो बंगाल में अराजकता फैली थी मध्ययुगीन काल में, तो उस समय इन्होंने इसको खत्म किया था, ठीक है। बंगाल के राजा थे ये बेसिकली, बंगाल के बेसिकली उन बंगाल पे इन्होंने इनका कब्जा था, कैसे मान सकते हो, या बंगाल के राजा थे पॉल, ठीक है। उसके अलावा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनकी उन गौतम बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे ये लोग। शिक्षा का संरक्षण भी जो है इन्होंने किया, ठीक है। यानी कि प्रमुखों में से एक आता है, जैसे कि पहले हम ग्रेट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, वो सबसे बड़े हम मान सकते हैं कि गौतम बुद्ध के संरक्षण के रूप में हम माने जाते हैं वो। सेकंड नंबर पे, और मतलब उन्हीं के बाद इनका भी नंबर आता है, ठीक है, पॉल वंश का। उसके अलावा यहाँ पे जो है एजुकेशन सेंटर्स भी थे काफ़ी सारे। जो बंगाल है ना, बंगाल को आप समझ के चलो कि बंगाल में उस समय का जो बंगाल था, आज का बिहार और जो यूपी है, उन सभी को मिला के बंगाल जो है प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी उस समय की, ठीक है, बंगाल बहुत बड़ा था। तो उसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय हैं वो हब थे एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है, बंगाल के मेन हब इसको कह सकते हो आप। उसके अलावा कला और वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब होता है जो घर वगैरह बनाते हैं ना, वो उसमें भी बहुत फेमस थे ये लोग। इनकी उपलब्धियां हैं ये, कि भाई एक विशेष प्रकार की कलाकृतियां बनाना, है ना, स्तूपा बनाना, ये सब इनकी जो है कलाकृतियों के एग्जाम्पल्स हैं। साहित्य और भाषा की बात करें तो सांस्कृतिक और बौद्धिक साहित्य है इनके अंदर, और धार्मिक एकता भी जो है आपको मिलती थी उस समय लोगों में, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पे चीज़ों को बांटने की कोशिश नहीं की कभी भी, ठीक है। ये पॉल वंश की कुछ उपलब्धियां हैं। ये रहा, देखो इंडिया का जो मैप आपको दिखता है ना, ये जो इतना जो हिस्सा है ना, ये बेसिकली आप इसको बंगाल बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा भाग जो है, आज तो बंगाल बहुत छोटा सा बच गया है, पहले बहुत बड़ा था, ठीक है। बंगाल में आज का जो उड़ीसा है वो भी आता था, ठीक है। और झारखंड, यूपी और हल्का सा जो सॉरी बिहार और हल्का सा यूपी का जो एरिया है वो जो है बंगाल में आया करता था उस समय, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा एरिया था बंगाल, आज छोटा हो गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, या जो भी आपके फीडबैक्स कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।